हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि नाम से ही आपको लगता है कुछ इन्वर्स मतलब उल्टा, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब उसमें तो फंक्शन क्या है इसको जानना थोड़ा हमें ज़रूरी सा लग रहा है, इसलिए आपको हम फंक्शन के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। उसके बाद आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम बताएंगे। तो वैसे हमने बताया कुछ, फिर भी फंक्शन जान लीजिए। फंक्शन एक तरह का एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जैसे कि आपने पढ़ा है कि जैसे हम y इक्वल टू एक्स, अगर कोई इस तरह से है दो वेरिएबल रिलेशन, या y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x में लिखा हुआ है, तो y क्या कहते हैं, फंक्शंस ऑफ x। अब फंक्शन में कैसे होता है कि आप पढ़े हैं कि अगर हम a सेट और b सेट को लिखते हैं और फंक्शन डिफाइन करते हैं a से b में, f डिफाइन करते हैं a से b में, तो इसमें क्या होता है कि a के हर एलिमेंट का क्या होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ a हैव आउटपुट इन b। दैट मीन्स ईच एंड एवरी, कोई बचना नहीं चाहिए, लेफ्ट आउट एलिमेंट कोई रहना नहीं चाहिए, ए में छूटना नहीं चाहिए जो कि बाकी रह जाए। यानी हर एलिमेंट का क्या होगा, एक इमेज एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इसमें से कोई ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं होगा ए का जिसका कि चित्र नहीं होगा, यानी कि इमेज नहीं होगा। यानी एवरी एलिमेंट हैव इमेज। दैट मीन्स एवरी इनपुट ऑफ सेट ए हैव ए यूनिक आउटपुट कहते हैं उसे। जैसे कि आप किसी का पिक्चर लेंगे, कैमरा फंक्शन कर रहा है कि नहीं, आप अगर पिक्चर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप पिक्चर लेंगे तो उसका फ़ोटो आएगा। दैट मीन्स कैमरा क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। कैमरा अगर फंक्शन कर रहा है, अगर आप किसी का पिक्चर लिए किसी काऊ का, अगर उसमें भैंस का आ गया पिक्चर, तो यानी कि कैमरा फंक्शन नहीं कर रहा है। आप काऊ का पिक्चर लिए तो काऊ का ही इमेज आना चाहिए। दैट मीन्स इफ़ हैव, आप अगर किसी एक काऊ का पिक्चर लिए और 4 काऊ का इमेज आ गया, तो दैट मीन्स नॉट प्रॉपरली फंक्शनिंग कैमरा। अब एक काऊ का पिक्चर लेंगे तो एक ही उसका इमेज आएगा, कहने का मतलब सिर्फ काऊ का ही आएगा, सिंगल काऊ का। तो कहने का मतलब आप किसी भी इनपुट का 2 आउटपुट नहीं एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम अगर इस तरह से एक फंक्शन आपको डिफाइन करते हैं कि जैसे मान लीजिए a है, b है, c है, d है, तो यानी कि f ऑफ a अगर लिखते हैं और इसमें क्या हो जाए, a का 3 इमेज आ जाए, 1 2 3। दैट मीन्स f ऑफ a इक्वल टू 1 2 3। ये क्या है, फंक्शन नहीं है, क्योंकि a का जो है इमेज 3 आ रहा है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि दोस्तों कि अगर इमेज एग्जिस्ट करेगा तो हर एलिमेंट का, यानी कि अगर हम मान लीजिए ए ई आई ओ यू लिए और इधर 1 2 3 4 5 लिए, इधर कुछ भी है 6 है, यानी कि एफ ऑफ ए अगर फंक्शन है तो 1 है, एफ ऑफ जो ई है वो 2 है उसका इमेज, एफ ऑफ आई जो है उसका इमेज क्या है, 3 है, एफ ऑफ ओ का इमेज क्या है, 4 है, एफ ऑफ यू का इमेज क्या है, 5। तो दोस्तों इस तरह से करने का मतलब ईच एलिमेंट है, कोई एलिमेंट लेफ्ट आउट नहीं रह गया। अगर इसी में कोई ऐसा हो जाता कि यू का कोई इमेज नहीं हुआ, तो कहने का मतलब ऐसा है तो फंक्शन है। फंक्शन का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। जैसे कि आप मान लीजिए अगर किसी मशीन में, जैसे मशीन से एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई अपने गेहूं को ले जाता है मिल में डाल करके उसका आटा निकालता है फ्लोर, तो क्या होता है, गेहूं को डालेंगे मशीन में तो गेहूं का ही आटा निकलेगा। अगर उसमें गेहूं डाले, उसमें कुछ और भी आ गया, मक्का आ गया या जो भी है पल्स, जो भी दाल आ गया उसमें मिक्स होके आ गया, यानी कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, तभी तो गेहूं डालने के साथ में उसमें आटे में क्या हो गया, मक्का भी आ गया, चना भी आ गया, बाजरा भी आ गया। दैट मीन्स वो मशीन प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं कर रहा है। गेहूं डालेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा, उसका आटा गेहूं का ही आएगा। कहने का मतलब एवरी एलिमेंट इमेज होना चाहिए,
ईच एंड एवरी एलिमेंट का क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। अब फंक्शन के टाइप होते हैं कुछ, जिसमें हमें जानना जरूरी है इन्वर्स फंक्शन के लिए हमें कि ऐसे फंक्शन जिसका एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, है ना, उसे कहते हैं वन वन फंक्शन, वन ऑन टू फंक्शन। कहने का मतलब अगर एक फंक्शन ए से बी में ले रहे हैं तो यानी कि हर एलिमेंट का क्या होगा, एक इमेज होगा, और कोई भी जो है सो बी में, ये बी सेट है, ए सेट है, बी में कोई भी रहना नहीं चाहिए जो बाकी रहना चाहिए, जो बचा रहना चाहिए, इसको कहते हैं डोमेन। और जिसमें आता है इमेज इसको कहते हैं कोडोमेन, यानी कि रेंज, और रेंज जो है सो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बचा रहना चाहिए, कोई इमेज रेंज कोडोमेन ये सब एक ही चीज़ है, यानी कि रेंज इक्वल टू इमेज इक्वल टू कोडोमेन ये होना चाहिए। अगर वन ऑन टू फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन वन ऑन टू है तभी वो इन्वर्टिबल होगा, यानी कि उसी का इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर वन ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वो इन्वर्टिबल नहीं होगा। दोस्तों कहने का मतलब अगर हम ये y इक्वल टू 2x+3 अगर लिख रहे हैं, कोई अगर ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है, कोई लाइन है, ये क्या है इन टर्म्स ऑफ, है ना, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ x, तो इसमें x के हर वैल्यू के लिए क्या होगा, एक y का एक वैल्यू मिलेगा, और हर y का भी जो भी इमेज आएगा उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इमेज का भी प्री इमेज होना चाहिए, तभी ये वन ऑन टू होगा और वो इन्वर्टिबल होगा। यानी कि अगर हम इसी का इन्वर्स निकालना चाहें तो हम क्या करते हैं, इसको 2x इक्वल टू y-3 लिखते हैं, और x इक्वल टू क्या लिखते हैं, y-3/2। तो यानी कि f ऑफ दिस का, इसका जो हम इन्वर्स लिखेंगे, f इन्वर्स x जो लिखेंगे, अब क्या होगा, x-3/2। ऐसे हम इन्वर्स फंक्शन को एग्जिस्ट कराते हैं दोस्तों। तो आप इन्वर्स फंक्शन के बारे में समझ गए होंगे। अब हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है उसको जानने के लिए पहले हम कुछ और चीज़ों को जानना ज़रूरी समझते हैं। जैसे कि आप पढ़े होंगे y इक्वल टू साइन एक्स, तो इसका कुछ ग्राफ जानना ज़रूरी है कि y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है। जैसे कि आप 0 पे लेंगे, साइन 0 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, है ना, और उसका π/2 पे क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, जानते हैं। और उसके बाद क्या होता है, पाई पे आके 0 हो जाता है। फिर इसी तरह से आगे आकर के फंक्शन का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम जहाँ पे आकर के नेगेटिव होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, 1 है, मिनिमम वैल्यू क्या है, -1 है। तो ये इन्वर्टिबल कहाँ पे है, तो फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा दो इनपुट है। जैसे कि आप देखेंगे कि 0 के और पाई पे, 0 और पाई पे क्या है, साइन का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 पे, यानी f ऑफ 0, अगर x के जगह 0 रखेंगे तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0, और f ऑफ पाई पे क्या आ रहा है, 0। यानी कि दो इनपुट का क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो इनपुट है ना, उसका इमेज आ रहा है आपका 0 आ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वन ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए, अलग अलग इमेज होना चाहिए, अलग अलग वैल्यू का। यहाँ पे 0 और पाई का क्या आ जाए, एक ही इनपुट आ गया, तो ये वन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। इधर भी जैसे है बहुत सारे, ऐसे में क्या होगा, ब्रेकअप डालना पड़ेगा। तो इधर क्या करते हैं ना, इसके इधर क्या है, इधर -π/2, उसी तरह से सिमेट्री के हिसाब से यहाँ वैल्यू -1 आता है। अगर हम -π/2 से π/2 के बीच में देखें ना साइन एक्स को, तो इसमें क्या हर एक वैल्यू का, है ना, ये जो -π/2 है ना, इस पे वैल्यू कितना है, -1 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे -π/2 पे क्या है, -1, और इसी तरह से ऐसे जाएगा। और इसी तरह से π/2 पे क्या है, π/2 पे इसका वैल्यू क्या है, x के π/2 वैल्यू पे 1। तो इधर क्या है, तो ये जो है यहाँ से -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि
एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन -π/2 टू π/2, ये अगर इस तरह से है, यानी कहने का मतलब इसको कहेंगे डोमेन। डोमेन जब फंक्शन का इस तरह से है तो इसका इमेज क्या है, यानी एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में, यानी कि इसका रेंज जो है -1 से 1 के बीच में है। तब ये फंक्शन क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी इसका इन्वर्स जो होगा ना कभी भी ये y = x लाइन के अबाउट होगा, यानी y = x लाइन जो सोचा जाएगा एक तरह से मिरर है, और इसी मिरर के अबाउट क्या होगा, ये फंक्शन क्या होगा, बिल्कुल उसी तरह का एक प्रतिबिंब यानी इमेज उसका रिफ्लेक्ट होकर मिलेगा, यानी कि ये पार्ट जो है ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यानी कि ये जो π/2 है ऊपर आ जाएगा, और ये जो -π/2 डोमेन का है वैल्यू वो क्या हो जाएगा, रेंज, और जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। यानी ये जो इन्वर्स फंक्शन है, ये साइन इन्वर्स एक्स, ये जो ग्राफ दिखे ये इन्वर्ट होके फ्लिप किए इसको, तो y = साइन इन्वर्स एक्स जो ग्राफ आया वो क्या हो गया, साइन एक्स का डोमेन रेंज से एक्सचेंज किया और रेंज क्या हुआ, डोमेन से एक्सचेंज किया, यानी y = साइन इन्वर्स एक्स का जो अब है वो डोमेन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -π/2 से π/2 जो साइन एक्स का डोमेन था, यानी अब साइन इन्वर्स एक्स जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, और ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। कहने का मतलब क्या हो गया कि अब इसमें एक तरह से एक रेक्टेंगल के बीच में इसका हो गया जो एक लेंथ विड्थ होगा, इसका जो लेंथ हो जाएगा -π/2 से π/2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा, और इसका जो होगा विड्थ हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। कहने का मतलब यानी कि साइन इन्वर्स फंक्शन जो भी है वो डिफाइन तभी होगा, साइन इन्वर्स एक्स जो होगा एक रिस्ट्रिक्टेड हो गया क्योंकि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, यानी आपका साइन इन्वर्स एक्स जो होगा -π/2 से π/2 के बीच में होगा इसका रेंज, और इसका डोमेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 1 के बीच। तो कुछ आपको ये समझ में आया हुआ, जब हम साइन इन्वर्स एक्स को निकालने जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे x जो है इस तरह से डिफाइन हो रहा है। उसी तरह से जो ये वैल्यू है -π/2 से π/2, इसको लोग दूसरा नाम भी देते हैं, कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। वैसे साइन इन्वर्स जैसे साइन एक्स है इन्वर्टिबल है बहुत सारे डोमेन में, तो उसको रिस्ट्रिक्टेड करते हैं। जैसे यहाँ -π/2 से π/2 किए, ये π/2 से 3π/2 है, तो बहुत सारे इंटरवल में कर सकते हैं, मगर स्टैंडर्ड वैल्यू जिसको कहते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो है -π/2 से π/2 के बीच में है, तो इस वैल्यू को हम लोग याद रखते हैं कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन इन्वर्स एक्स जो है कहाँ पे इन्वर्टिबल है। तो उसका अब देखेंगे, उसका जो साइन इन्वर्स एक्स का जो भी इन्वर्स अगर होगा तो उसका ग्राफ आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका आपको डोमेन याद में रखना है और उसका रेंज याद में रखना है। तो आप दोस्तों ये ध्यान में रखेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक है, इसका -π/2 से π/2 के बीच में, यानी ऊपर क्या हो जाएगा π/2 और नीचे क्या हो जाएगा -π/2, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में डिफाइन हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। उसी तरह से cos x को दोस्तों देखेंगे तो उसका जो भी है उसका आपका डोमेन और रेंज कैसे है, तो 0 पे क्या है उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। उसी तरह से ये जो होगा मिनिमम कहाँ पे होता है π/2 पे। फिर उसी तरह से फिर एक बार आकर के यहाँ पे जा कर के इसका वैल्यू -1 हो जाता है तो पाई पे, है ना, तो कहने का मतलब पाई पे क्या हो जाता है, ये -1 हो जाता है, और 0 पे क्या हो जाता है 1 होता है, और π/2 पे 0 होता है। तो इस बीच में क्या है कि 0 से लेकर के पाई के बीच में कॉस जो है cos x y = cos x फंक्शन जो है 1 ऑन टू है, यानी हर इनपुट के लिए क्या है एक यूनिक आउटपुट। आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी वैल्यू रखेंगे, साइन 0 cos 0 1
कॉस 30 डिग्री कितना होता है मालूम होगा आपको, √3/2। कॉस 60 डिग्री कितना हो जाता है 1/2। कॉस 45 डिग्री 1/√2। अलग अलग वैल्यू होता है। और साइन कॉस 90 को 0 हो जाता है। फिर जैसे ही उस कॉस के आगे वैल्यू बढ़ते हैं नेगेटिव वैल्यू मिलना स्टार्ट होता है, फिर पाई पे जाके -1 होता है। तो इसी बीच में क्या होगा, ये इन्वर्टिबल होगा। तो फिर हम इसका जो इन्वर्स बनाएंगे y=x लाइन के अबाउट, इसको कैसे हम करेंगे, इसका हम इन्वर्स कैसे देखेंगे। तो जो ये पार्ट है, ये पार्ट वैसे ही रहेगा, और फिर यहाँ से क्या होगा, ये पार्ट उठ करके आपको यहाँ से जाएगा और ऐसे ऊपर उठ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा, बट ये पार्ट जाके इन्वर्स में बन जाएगा। यानी कि कॉस इन्वर्स का ग्राफ जो होगा आपका इस तरह से जो होगा, ये यहाँ पे आपका वैल्यू क्या होगा, पाई से पाई के बीच में क्या हो जाएगा, बाउंडेड होगा। 0 से लेकर के आपके पाई के बीच में क्या हो जाएगा, जिस तरह से इसका डोमेन डिफाइन था 0 से लेकर के पाई तक, अब क्या हो जाएगा, इसका जो होगा रेंज जो हो जाएगा कॉस इन्वर्स का 0 से लेकर के आपका क्या हो जाएगा पाई, और इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में हो जाएगा -1 से लेकर के 1 के बीच में अब रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। यानी कॉस इन्वर्स एक्स को दोस्तों आप लिखेंगे बिलोंग्स टू 0 to पाई व्हेन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 to 1। इसी तरह दोस्तों देखेंगे कि आप फिर tan x को देखेंगे तो दोस्तों इसका जो होता है आपका π/2 पे, क्योंकि sin x बाई cos x होता है। cos x नीचे में अगर कुछ क्वांटिटी 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी के टेंड करेगा। ये cos x 0 कब होता है, एक बार π/2 पे और एक बार -π/2 पे। यानी कि ये 2 बार क्या होगा, ये एक बार प्लस इन्फिनिटी जाएगा और माइनस। तो इसका cos x के नाते, और चूँकि sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो 0 पे 0 है ना। उसी तरह से 45 पे क्या होता है 1/√2 1 होता है। तो यानी कि ये एक तरह से इंक्रीजिंग है, बढ़ते जा रहा है, 0 के आगे बढ़ते जा रहा है, और जैसे ही 90 को पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी ये tan x π/2 पे कहाँ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। उसी तरह से इसके जस्ट अबाउट आएंगे इधर पीछे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेगा -π/2 पे। यानी π/2 से -π/2 के बीच में tan x क्या है, इन्वर्टिबल है कि नहीं दोस्तों। यानी tan x जो है वो क्या है, इन्वर्टिबल है -π/2 से π/2 के बीच में दोस्तों। यानी इन्वर्टिबल है, तो यानी इसका इन्वर्स हो सकता है। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इसका इन्वर्स फंक्शन जब एग्जिस्ट करेगा तो यानी कि इसका डोमेन रेंज से एक्सचेंज करेगा, और इसका रेंज क्या बन जाएगा, डोमेन। यानी कि -π/2 से π/2, देखिए ये क्या है, ये कहाँ है, इसका रेंज क्या है, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी tan x का। तो यानी कि tan इन्वर्स जो फंक्शन आएगा उसका डोमेन क्या बन जाएगा, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसका रेंज क्या हो जाएगा tan इन्वर्स x का -π/2 से π/2 के बीच में। यानी हम अगर इसका इन्वर्स अगर y=x लाइन के अराउंड करेंगे तो ऊपर क्या बनाएंगे, π/2 एक लाइन, और नीचे क्या बनाएगा, -π/2 एक लाइन। तो ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ भाग रहा है। यानी कहने का मतलब ये पार्ट फर्स्ट पार्ट में ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। तो फ्लिप कैसे करेगा, और ये 0 पे आके मिलना चाहिए, तो ये इस तरह से आएगा कुछ और इस तरह से जाएगा। कहने का मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ भागेगा, कहाँ पे, π/2 पे। यानी फाइनली y= जो है tan इन्वर्स x का ग्राफ कैसे होगा, ये देखिए। y पहले आप एक लाइन बनाएंगे, ये आपका क्वाड्रेंट बन गया, ये 0 ओरिजिन हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे आप π/2 है ना, एक लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे क्यों करेंगे -π/2, क्योंकि यहाँ पे ये डिफाइन था इसका डोमेन -π/2 से π/2 रिस्ट्रिक्टेड था। यानी अब रेंज क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा π/2 से, है ना, -π/2 के बीच में किसका रेंज रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, tan इन्वर्स x का दोस्तों। तो यानी कि ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया रेंज। अब इसका चूँकि इसका
जो रेंज था वो फैला हुआ था -∞ से इन्फिनिटी, यानी कि tan इनवर्स x का अब क्या हो जाएगा, डोमेन फैल जाएगा -∞ से +∞, यानी कि कहने का मतलब दोस्तों y इक्वल टू जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x है वो बाउंडेड बिटवीन क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में दोस्तों। ये क्या है, बाउंडेड है, -π/2 से π/2 के बीच में बाउंडेड है। और इसका रेंज क्या है, जो डोमेन क्या है दोस्तों, डोमेन है फॉर ऑल आर। फॉर ऑल आर कहने का मतलब -∞ से +∞ तक, यानी कि पूरे सभी किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्या है, tan इनवर्स x डिफाइन है दोस्तों। उसी तरह से दोस्तों अगर हम cot इनवर्स के अब हम चर्चा कर लें, tan कर लिए, sin कर लिए, cos कर लिए, तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए इसमें, एक चीज़ बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि आप देखेंगे sin इनवर्स x जो है वो ऑड फंक्शन है। आप tan इनवर्स देखेंगे दोस्तों तो वो भी क्या है, एक ऑड फंक्शन है, कहने का मतलब जो और cos इनवर्स x देखेंगे वो ऑड नहीं है दोस्तों, ऑड नहीं है। जो ऑड फंक्शन होते हैं या एक होते ऑड फंक्शन, एक इवन फंक्शन, एक क्या होते हैं नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन में देखेंगे कि इसमें ऑड फंक्शन होते हैं बट इवन कोई नहीं होते हैं इनवर्स फंक्शन में। साइन अब देखेंगे tan क्या है, tan इनवर्स x ऑड है ना, और उसी तरह से साइन इनवर्स x ऑड है, बट cos क्या है, क्योंकि ऑड होने के लिए क्या होंगे, फंक्शन का जो ग्राफ होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होना चाहिए, ठीक है। और इवन होने के लिए आप देखेंगे इसमें क्या है, ये इवन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो है सो एक फर्स्ट में एक सेकंड में, तो इसमें पता नहीं चल रहा है कि आप इवन कहेंगे कि ऐसे फंक्शन एक इवन होते हैं जिसमें सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री होना चाहिए, इसमें सिमेट्री नहीं है। cos इनवर्स x में क्या है, सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ऐसे उठा और ऐसे, ये सिमेट्री किसके अबाउट कहेंगे, किस एक्सिस, तो इसमें क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। y इक्वल टू mod x एक सिमेट्रिकल फंक्शन है, y इक्वल टू x² ये सिमेट्रिकल फंक्शन है, तो ये सब इवन फंक्शन होते हैं। यानी अगर उसमें कुछ भी इनपुट करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स डेफिनेशन होता है। ऑड फंक्शन का डेफिनेशन होता है f ऑफ -x इक्वल टू -f(x) होता है उसका। तो इसमें एक ऑड इवन फंक्शन ऐसा पूछा तो नहीं जाता है, बट आप देखेंगे तो हमने जो 3 फंक्शन अभी तक इन्वर्स फंक्शन बताया है, इसको इन्वर्टिबल किया है, रिस्ट्रिक्टली उसको इन्वर्टिबल बनाया है। ऐसा नहीं है कि वो इन्वर्टिबल है, वो इन्वर्टिबल नहीं था, उसे बनाया गया, उसे पैदा किया गया, उसे ज़बरदस्ती बनाया गया। वैसे कोई फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है दोस्तों। इसको क्या किया, सर्टेन डोमेन में हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्टेड करके उसको इन्वर्स बना दिया, इन्वर्टिबल बना दिया, क्योंकि स्टडी करने में हमें क्या होगा, आसानी होगा दोस्तों। तो उसका जो डोमेन रेंज, इसलिए हमें क्या करना होगा, उसे हमेशा थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी तरह से दोस्तों अब हम चाहेंगे कि आप cot इनवर्स x का भी आप क्या करें, इसमें आप डोमेन और cot इनवर्स x कैसे होगा, डिफाइन होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, y इक्वल टू cot x का ग्राफ देखेंगे, तो y इक्वल टू cot x में क्या होता है, cos x बाई sin x। तो अनडिफाइंड जहाँ पे क्रिटिकल डिसीजन लेना होता है, तो कहाँ पे, जीरो पे क्या होगा, ये अनडिफाइंड टाइप से हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 लेंगे तो इन्फिनिटी होगा। और तो यानी 0 पे आप क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा, और फिर जाकर के आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, साइन का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीजिंग करने पे, इंक्रीज होने पे क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या होगा, y इक्वल टू cot x घटेगा, यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। x के बढ़ने से अगर फंक्शन का रेंज यानी डोमेन का वैल्यू बढ़ने से अगर रेंज डिक्रीज हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी 0 पे 0 है। उसी तरह से अगर हम साइन π/2 रख रहे हैं तो कहने का मतलब ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, उल्टा होगा एक्सप्रेशन। तो जैसे ये क्या होना चाहिए, 0 पे आकर के इन 0 पे साइन अगर 0